हमारे प्रेजेंटेशन के साथ में कि क्यों जानना ज़रूरी है हार्ट हेल्थ के बारे में। तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। हम प्रिवेंटिव हेल्थ के इस टॉपिक पे हैं। हार्ट हेल्थ हमने 3 दिन में बहुत अच्छी जानकारियाँ ली हैं इम्यूनिटी को लेकर, है ना। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा अपना, वापस ऐसे स्कूल के दिन याद आ गए होंगे, है ना, कि कैसे खाना पास होता है पूरे ईसोफेगस से। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसके बिना 1 सेकेंड भी सर्वाइव करना मुश्किल है। जिस दिन ये बंद हो जाए उस दिन सब कुछ बंद हो जाता है ना। तो ये रुकना नहीं चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स क्यों हार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात जो ये मुझे समझ में आई और मुझे जो बहुत ज़्यादा मतलब डराने वाला जो फैक्ट है वो ये मुझे दिखा कि हर 30 सेकंड में एक पर्सन जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, उससे उसकी डेथ हो जाती है ना। और इंडिया जो है इट इज़ बिकमिंग वर्ल्ड कैपिटल फॉर हार्ट डिजीजेस, है ना। तो ये अपने आप में ऐसा एस्टॉनिशिंग सा, मतलब हर बार ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, है ना, अपने आसपास तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, बट दिस इज अ फैक्ट, है ना। तो हर 30 सेकेंड्स में देर इज अ पर्सन हु इज डाइंग थ्रू हार्ट अटैक, है ना। और जब हम बात करते हैं कि हमें क्यों जानना ज़रूरी है हार्ट के बारे में, तो देखिए इतनी सारी चैलेंजेस हैं जिनके घर में या जिनके घर के आसपास में जिनको प्रॉब्लम है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो हाई हो सकता है, लो भी मतलब खराब है, हाई भी खराब है ना। चेस्ट पेन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, वॉल में दिक्कत हो सकती है ना। और बहुत बहुत अलग अलग, किसी के जो है पल्स बहुत फास्ट चलती है, किसी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। मतलब अलग अलग तरह के जो ये चैलेंजेस हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, उनको हार्ट अटैक्स, ब्लॉकेजेस, है ना, और कितनी सारी चीज़ें जिनको सुनते ही हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यस, तो हम जिनको सुनते ही एकदम से डर सा लगने लग जाता है ना। और हर बार हमें क्या लगता है कि ये तो कल तक तो ठीक थे, है ना, अचानक से ऐसा हो गया। आपको क्या लगता है, अचानक से ऐसा हुआ होगा? है ना, अचानक से कुछ नहीं होता। बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करूंगी हमारी सुपर एक्सपर्ट जो इसके लिए हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है, किस तरह से सर्कुलेशन होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा साइंटिफिकली बताएंगी। कोशिश करेंगे थोड़ा लेमैन टर्म्स में बात करें जो हमें आपको समझ में आए, है ना। तो ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीता जी। तो जैसे कि अभी उन्होंने बताया, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे समझने बैठे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है ना। दिल धड़कता है और बहुत ज्यादा, जो मतलब जैसे बताया गया है अभी चैट बॉक्स में भी कि दिल है तो जहान है, मतलब पूरा का पूरा उसी से सब कुछ चल पा रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगी नीता जी। इतनी सारी डिजीज के बारे में बात की, ये कैसे हो पाती हैं और कैसे हम इनमें फंस जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अगर बेसिक उसमें लेके जाएं वापस, 6th 7th क्लास का एक डायग्राम जो है वो आपके सामने आ गया है। हार्ट आपको दिख रहा होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा हार्ट जो है वो मस्कुलर है, पूरा मसल्स है इसमें। और ऐसी मसल्स जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, लगातार लगातार काम करने वाली मसल्स है ना। और हम सबको पता है कि हार्ट रुक गया मतलब इसने अपना काम, ये अगर छुट्टी पे चला गया तो हम छुट्टी पे चले गए, राइट। ये काम करना नहीं रोक सकता। तो लगातार मसल्स काम कर रही है, तो यहाँ के मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है।
और यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, मैं जो चीजें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि हार्ट है, उसको काम करना है और उसको काम क्या करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। धड़कना जो हम बोल रहे हैं, हार्ट बीट जो बोल रहे हैं, इसमें 2 चीजें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये वाली चीज जो है वो लगातार लगातार चलते जा रही है। तो इसकी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? इनका हार्ट का जो काम है वो पंप करने का है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जब हम सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो हो रहा है, हर एक सेल के पास, जो अभी कल हमने बात की थी कि ऑक्सीजन पहुंच रही है हर एक सेल के पास, जो हमने खाना खाया वो फूड पहुंच रहा है हर एक सेल के पास, उसका मेन जो क्रेडिट है वो जाता है हार्ट को, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को हर एक सेल के पास पहुंचा रहा है। तो हार्ट ने अपना काम नहीं किया तो ब्लड कहीं नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे वो सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, डाइजेस्टिव फूड पहुंचा रहा है, हार्मोन्स, एंजाइम, जो भी चीजें चाहिए वो सब पहुंचा रहा है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अगेन जो है बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन जो है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी मसल्स जो है वो एक्टिव हो। यहाँ पे 2 चीजें मैं बताऊंगी हार्ट से रिलेटेड जो हम फेस कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं अभी, जैसे नीता जी ने भी बोला, हार्ट अटैक हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये दोनों ही चीजें जो हैं वो रिलेटेड होती हैं। बाकी रीजन भी होता है, लेकिन एक रीजन ये होता है मस्कुलर डैमेज। आपके हार्ट की मसल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और अटैक के बाद तो फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, मतलब होता है ना कि रात को अच्छी भले सोए थे, सुबह उठे तो है ही नहीं। तो वो वाली चीज एकदम से हो जाती है कि आपके ब्लड सप्लाई, हार्ट बीट एकदम रुक जाती है और बंदा खत्म हो जाता है। अटैक में सेवरल और रीजन होते हैं जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। मसल्स के स्ट्रांग होने में हम हाई प्रोटीन की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम की, है ना? हार्ट का चारों तरफ जो होता है, क्योंकि उसको लगातार लगातार काम करना है, तो उसके चारों तरफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैट की लेयर होती है। वो फैट की लेयर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, गुड फैट की लेयर होनी चाहिए, और वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर फैट की लेयर ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे मैं बात करूंगी विसरल फैट की, अगर हार्ट को काम करना है और ये पूरा का पूरा जकड़ा हुआ होगा फैट से, हार्ड फैट से, जो कि लचीला नहीं होगा, तो वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा और पूरा बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब फ्लो की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड, नीता जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, जो सर्कुलेशन की बात करें, अल्टीमेटली क्या क्या, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, जिसमें यहाँ पे हमने बात कर ली कि उसका काम है पंपिंग करने का। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा, राइट? और ब्लड में हम 2-3 चीजें पढ़ रहे होते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि ब्लड में हमारे पास आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किस लिए चाहिए? जो ऑक्सीजन हमारे जो फेफड़े ने, कल जब आपने लंग्स के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पढ़ा था, तो उन्होंने लंग्स ने क्या किया? एयर को, ऑक्सीजन को लंग्स में लिया, लेकिन लंग्स से कौन लेगा? ब्लड जो है वो हार्ट में लेके आएगा और हार्ट जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा उस ऑक्सीजन को। अगर हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी अटैक हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है हार्ट अटैक का। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी का काम करता है। और यहाँ पे रोल आता है आयरन का, राइट? आयरन जो है वो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन में, हीम जो है वो आयरन का बना है। तो आयरन बहुत अच्छा हमें चाहिए, अगर आपको एनीमिया है, आयरन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ब्लड के थ्रू, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, आपको फिर फटीगनेस जो है वो फील होने लग जाएगी, थकान लगेगी, किसी काम में मन नहीं करेगा, बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी आ जाएगी। ये सारी चीजें प्रॉब्लम आप फेस करोगे अगर हीमोग्लोबिन कम है, मतलब आयरन आपका कम है। तो हीमोग्लोबिन में 2 चीजें, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन आपका प्रोटीन सब्सटेंस हो गया और हीम आपका आयरन हो गया। तो ये आपका प्रोटीन और आयरन का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें और क्या चीज होती है ब्लड में, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि इम्यून सिस्टम आपका बनाएगी। आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, इन्फेक्शन होगा तो उनसे लड़ने का काम करेगी।
वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स काम कर रहे होते हैं, जो आपकी डब्ल्यूबीसी को, अगेन प्रोटीन भी यहाँ पे हेल्प करता है, जो कि आपकी डब्ल्यूबीसी को हेल्दी बनाता है। हेल्दी डब्ल्यूबीसी होगी, हम हेल्दी रहते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं ना। इसी तरह से हमारी सेल्स भी अगर हेल्दी होंगी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर पाएंगी। तीसरा जो चीज आती है ब्लड में, वो आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है। प्लेटलेट्स में आपका जो है वो ब्लड क्लोटिंग वाला फंक्शन होता है, मेन जो फंक्शन होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम का रोल होता है और वापस प्रोटीन का रोल होता है। अगर आपका ये भी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो वो भी एक रीजन हो जाता है ब्लॉकेज का। लाइक अगर क्लोटिंग हो रही है, बस ऐसे ही क्लोटिंग होने लग गई, अगर आपको चोट लग रही है, क्लोटिंग हो रही है, वो तो ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन आपके ब्लड में ब्लड डेंसिटी बढ़ गई किसी भी रीजन से और क्लोटिंग होने लग गई, तो भी वो एक ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज का काम करेगा, वो भी एक मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरा, जब हम यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं और ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें देख रहे होंगे कि हार्ट है बीच में। हार्ट ने क्या काम किया, हार्ट ने लंग्स से ऑक्सीजन लिया, ऊपर आपको लंग्स दिख रहे हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लिया है ना। हार्ट ने अपना जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, लंग से ऑक्सीजन लिया, कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन लिया, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया और हार्ट ने फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। तो ये पूरा एक चैनल है, सिस्टम है। और ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ना, ये ब्लू और रेड कलर की ट्यूब्स जो देख रहे हैं, जो बड़ी मोटी ट्यूब है, और फिर वो छोटी छोटी ट्यूब्स हो गई, फिर वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स हो गई, है ना। तो रेड जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, ब्लू जिसमें है वो वेन है। मतलब हार्ट से जो पूरी बॉडी में गया वो आर्टरी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर रही है, CO2 छोड़ेगी हर एक सेल, वो CO2 वेस्ट मटेरियल जो है वो सारा का सारा लेके आएगा, तो वो वेन है। वेन थिन वॉल होती है, आर्टरी जो है वो थिक वॉल होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगी बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना। टर्म्स में वो यूज करी जो आपने सुनी हुई है, बीपी के बारे में हमने सुना हुआ, लेकिन बीपी क्या होता है हमें शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो हार्ट ने पंप किया, राइट, ये जस्ट लाइक बलून है, बलून में बहुत सारा पानी हमने भराया, और अगर हम उसको स्क्वीज कर देंगे तो क्या होगा, पूरा पानी बाहर जाएगा, है ना। प्रेशर से जितना जबरदस्त वो स्क्वीज होगा उतना प्रेशर से जाएगा। आर्टरीज जो है वो, उसका थिक वॉल होने का रीजन भी यही होता है कि वहां पे एकदम प्रेशर से जो है वो ब्लड जा रहा होता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाना होता है। अब देखिए, अगर आपकी आर्टरी जो है वो कमजोर हुई तो क्या हुआ, गड़बड़ होगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर जो है वो सहन नहीं कर पाएगी। तो थिक वॉल है, आराम से हेल्दी आर्टरी, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे पहले से ही आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो स्पेस जो है वो कम है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक हेल्दी आर्टरी आपको दिखाई गई है, और दूसरी आर्टरी जो है वो थोड़ी सी हम कहेंगे ब्लॉक है, ब्लॉक्ड आर्टरी है, क्योंकि वहां पे जो है वो थोड़ी सी ब्लॉकेज हो गई है, गंदगी फंस गई है। वो गंदगी कौन सी है, वो गंदगी है जो हमने खाया, और वो भी बैड फैट, है ना। LDL हमने खाया, और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हमने खाया, ट्राइग्लिसराइड हमारे जो है वो जमा हो गए, हमने खाने में कुछ इस तरह का खाना खाया जिसमें कि हमारे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बने और फिर वो जमा हो गए आर्टरी में। तो वो वाली चीज में मैं दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी, एक तो LDL, राइट, हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो आर्टरी की वॉल है, सबसे अंदर वाली जो होती है एंडोथेलियम, और उससे नीचे होती है सब एंडोथेलियम। सब एंडोथेलियम में क्या होता है, अंदर वाली एक पूरी लेयर जो है उससे बिल्कुल नीचे वाली वॉल में जाके जो है, लेयर में जाके जो है वो जो फैट कंटेंट है वो जमा होने लग जाता है, अगर हमारी बॉडी में वो ज्यादा है, और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन की फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहे तो वो जमा होने लग जाता है। वो जमा होने लगा, वो तो मुश्किल था ही, वो तो हार्मफुल था ही हमारे लिए, उससे भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, राइट। LDL जो है वो हमने बैड फैट उसका नाम दे दिया, लेकिन वो उससे भी ज्यादा फैट हो जाता है जबकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज अगर LDL हो जाता है तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से जमा हो जाता है, एक दूसरे से चिपकने लग जाता है, और वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी रोल एंटीऑक्सीडेंट का। यहाँ पे मैं रोल बताऊंगी, आप LDL किस तरह से कम कर पाएंगे, या आपको गुड फैट लेना है, बैड फैट नहीं लेना है,
या फिर बहुत कम लेना है, किस तरह से कम करेंगे हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा, विटामिन सी का, ग्लूटाथियोन का और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल। नीता दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है। अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल, इतना बुरा भी नहीं होता। आप इसको बिल्कुल अपना एनिमी, दुश्मन जो है वो मत समझिए और बिल्कुल ऐसे दूर मत भागिए कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल से बन रही होती हैं, लाइक विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के थ्रू बन रहे होते हैं। लीवर जो है हमारी बॉडी में खुद जो है वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। अगर प्रॉपर तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल नहीं ले पाते या हमारे लीवर में वो नहीं पहुंच पाता है तो। लेकिन बुरा होता है किस वजह से? जैसे आपने देखा कि ये नीचे जो डायग्राम बताए हुए हैं, इसमें आपको एक बिल्कुल क्लीन आर्टरी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, और वो जो है वो एकदम जो उसका जो रास्ता है, ब्लड फ्लो होने का जो रास्ता है वो कम होता जा रहा है। रास्ता कम होता जाएगा, एक पूरा सिस्टम है, उसमें पाइप है, उसमें ब्लॉकेज होती जा रही है, तो फिर हार्ट को देखो कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड फ्लो करने के लिए। वहीं पे हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, वहीं पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है ना? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम एलडीएल को कम करें, हम जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो कम करें, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो पाए हमारे जो एलडीएल का, तो एंटीऑक्सीडेंट अपने डाइट में इंक्लूड करें। कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल में आप देखोगे इसको जनरली हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। इसका जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। एचडीएल गुड फैट है, लीवर में जाता है पूरा, मतलब प्रॉपर तरीके से एलडीएल का काम कर रहा है। एलडीएल तो डिपोजिशन का काम कर रहा है, अगर वो बढ़ जा रहा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला। एचडीएल बिल्कुल उसका एंटी काम करता है, वो डिपोजिशन होने नहीं देता, वो पूरा एलडीएल निकाल के आर्टरी वगैरह से सबसे निकाल के वो लीवर के पास लेके जाता है। लीवर उसको प्रॉपर तरीके से यूज करता है, उसको ब्रेक डाउन करके और प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो जाता है। लेकिन अगर एचडीएल हमने कम खाया तो एलडीएल के बैड इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने एचडीएल भरपूर मात्रा में खाया तो एलडीएल के बैड इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देंगे। एलडीएल बैड इफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में एचडीएल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है वो एलडीएल तो प्लेक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब प्लेक फॉर्मेशन कर रहा है आर्टरी में जिससे कि ब्लॉकेज हो रही है, लेकिन एचडीएल उसी चीज को रिमूव करने का काम कर रहा है। एलडीएल को अपनी जगह पे पहुंचा रहा है, मतलब एलडीएल को लीवर के पास पहुंचा रहा है और लीवर जो है वो उसको प्रॉपर जो भी काम करना है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल का जो काम है, अच्छा काम है, उसमें वो इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे एक और फैट की हम बात कर रहे हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक चीज है, हम डर जाते हैं ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर हाई आ जाता है, या फिर एचडीएल एलडीएल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम परेशान हो रहे होते हैं एचडीएल का लेवल भी हाई है। तो एचडीएल हमें ज्यादा खाना है, अगर वो ज्यादा आ जाता है तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, एलडीएल हमें डेफिनेटली कम करना है, जो भी हम फैट खा रहे होते हैं उसमें हमें एलडीएल बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, एचडीएल कम मिलता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? जो हमने खाना खाया उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। हमने खाना खाया, जैसे कि कल बात हुई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे में कन्वर्ट किया और इंटेस्टाइन से वो ब्लड में गया, वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में गया, हर एक सेल में वो पहुंच गया। वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि लंग्स से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन भी सेल में पहुंची ब्लड के थ्रू, खाना भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गई, वहां पे रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, सेल में एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, एनर्जी हमने हमारे ऑर्गन में काम करने में और हमने फिजिकल और मेंटली काम करने में यूज कर ली। लेकिन जो एनर्जी यूज नहीं हुई वो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। वो जो फैट, स्टोर फैट जो होता है, वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो हमारी फैट सेल्स होती हैं, जिसमें फैट डिपॉजिट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं। लाइक अगर हम शुगर कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं, या फिर ऑयली फूड खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, लो फाइबर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वाइट वाइट रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, तो
ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अपने फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड करते हैं अपने लाइफस्टाइल में और अपने खाने पे थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा यही वाली चीज़ बताइए कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह से क्या कारण है और किस तरह से हम बच सकते हैं? देखो कारण तो सिंपल, अगर हम बात करें कि हमने बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट लिया भी बहुत ज़्यादा चलन में है, यंग एज में तो बहुत ज़्यादा है। कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी हमने जो है ऐसे ही कुछ खाना खा लिया जो हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। तो उसमें ट्रांस फैट वगैरह आते हैं तो एक मेजर रीज़न बन जाता है। प्रोसेस्ड फूड है ना? इतना जल्दबाज़ी है, भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी हो रही है, तो जो बना-बनाया टाइप फूड है वो हमने खा लिया जल्दबाज़ी में। तो और हमारा जो पूरा बैठने वाला सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हम शायद एक्सरसाइज़ करना भूल गए या हमें टाइम ही नहीं निकला, पूरा दिन हम बैठे हुए हैं। काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, मेंटली बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पाई। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और जेनेटिक तो डेफ़िनेटली ये वाली चीज़ तो हो ही सकती है, जेनेटिक अगर है, फैमिली हिस्ट्री में है, तो रीज़न हो सकता है। कैसे कंट्रोल हम करेंगे? डेफ़िनेटली फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी अगर हमने प्रॉपर तरीके से किया, क्योंकि यहाँ पे हम हार्ट को चैलेंज कर रहे होते हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक काम करने का, जब वो उसकी मसल्स खुल जाती हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितना वो काम कर सकता है उतना काम कर ही नहीं पाता, हमारी लाइफ़स्टाइल ही ऐसी होती है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका हार्ट की मसल्स खुली हुई रहती हैं, उसके चारों तरफ विसरल फैट नहीं जमा होता, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है, तो आगे जाके बहुत रियल में मतलब हेल्पफुल रह पाता है। यहाँ पे हम जो है वो फाइबर रिच डाइट को भी अगर हम अपने डाइट में फाइबर रिच डाइट ले रहे हैं तो भी बहुत हेल्प मिल जाती है। हाई कार्ब फूड को मिनिमाइज़ करें, हेल्दी फैट लें, मतलब हेल्दी फैट में अगेन हम एचडीएल जो है वो कंटेंट ज़्यादा लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम ज़्यादा लें, जिससे कि हमारा एलडीएल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम हो पाए और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सामने आ पाएँ। और पोमेग्रेनेट जूस पिएँ और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े रीज़न हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट और अटैक के भी। जो है वो चेस्ट पेन, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत देर तक अगर एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जिसमें कि चेस्ट पेन होता है, जो कि एकदम से हार्ट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से होता है। तो ये एक्यूट होता है, 1-2 सेकंड के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये अल्कोहल अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा, ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो हम अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम बात करते हैं कि हमें खाने पे ध्यान रखें, अपनी लाइफ़स्टाइल को के ऊपर ध्यान रखें। हम इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो स्टार्टिंग में अनीता जी ने बात की थी कि किस तरह से सीएडी हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो जाता है, अटैक्स हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा हम अपने डाइट पे ध्यान दें, हम प्रॉपर तरीके का कॉम्बिनेशन बैलेंस डाइट अपने खाने में लें, अपना प्रॉपर गुड फैट लें, हाई फाइबर डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, तो उससे बचा जा सकता है और फिजिकल एक्टिविटी को, फिजिकल फिटनेस को जो है वो अपना इंक्लूड कर लें तो। थैंक यू सो मच नीता जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को सीमा जी के सुनकर ऐसा लगा होगा पता नहीं कितने तरह के कोलेस्ट्रॉल है ना, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है ना। और मतलब पता नहीं कई लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये कैसे कंट्रोल होगा, है ना, फाइनली इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इसके लिए कुछ दवाइयाँ लेना पसंद करेंगे या कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद दवाइयाँ लेना पसंद करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी, हमारे बीच में बहुत अमेजिंग हमारी जो है एक स्पीकर हैं जो बताएंगे कि कैसे नेचुरल डाइट से आप इसको वो कर सकते हैं, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, जो भी चीज़ें आपने इतने सारे बड़े बड़े बम्बार्डमेंट्स हुए आपके ऊपर, है ना, आपके हार्ट के ऊपर बेसिकली, तो नेचुरल डाइट से कैसे उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवर टू दीप्ति जी। Thank you so much, Rita. Thank you.
और बस मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि देखिए अभी तक जैसे सीमा ने बताया कि लाइफ़स्टाइल की हमने बात करें या हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करें, लेकिन अगर उसके साथ में अगर हम थोड़ा-सा अगर एक अपना चार्ट मेंटेन कर सकें कि डेली बेसिस पे हमें क्या खाना चाहिए, जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को या अपने हार्ट हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा टेक केयर कर पाएँ ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए, तो मैं आज उनके बारे में बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखूँगी। जैसे कि चार्ट में आप सामने देख रहे हैं कि ओट्स एंड बार्ले है ना। ओट्स पता ही है सब लोगों को कि ओट्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक कहूँगी कि एक रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट की अगर हम बात करें। और बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने में और उसको रिड्यूस करने में। तो ये हमें रेगुलर बेसिस पे हमें इसको इंश्योर करना चाहिए अपने खाने के अंदर। उसके अलावा देखिए ज़्यादातर लोग सब जानते ही हैं कि होल ग्रेन फूड की अगर हम बात करें तो क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। ज़्यादातर लोगों के घरों में देखो मल्टी ग्रेन आटा आता है या हम जो है साबुत अनाज की बात करते हैं। साबुत अनाज हमारे पेरेंट्स भी कहा करते थे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर एक मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें इसमें फाइबर मिलता है। और फाइबर क्या हेल्प करता है? फाइबर एक तो सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट होता है सबसे पहली बात, और उसके अलावा साथ ही साथ जो है ये जो हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड फैट हम बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि अभी सीमा ने अपनी पिछली स्लाइड में बताया। तो ये वाली चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ जी, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि कल भी जैसे हम अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, कल भी जैसे फूड पिरामिड की बात हुई थी परसों वाले हमारे सेशन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे कलरफुल आप देख पा रहे हैं इस पूरी स्लाइड में। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। तो रेगुलर बेसिस में हमें जो है लीफी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहिए अपने डाइट में। उसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ की जो रिकमेंडेशंस है वो है कि कम से कम हर इंसान को 5 अलग-अलग कलर के फ्रूट्स पर डे हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए। ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम 5 अलग-अलग कलर के फ्रूट हम डेली अपनी डाइट में शामिल करें। उसका रीज़न ये है कि देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो एक बहुत मैं बात करूँगी कि हम बहुत सारे जो रिस्क है हम उनसे दूर हो सकते हैं अगर हम इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़ की बात करूँ या जैसे स्ट्रोक आ जाता है या कुछ तरह के जो कैंसर्स होते हैं, है ना? उनसे हम बिल्कुल बच सकते हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पे इसको अपनी डाइट में शामिल करें। क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं वो फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। उनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी जो वेन्स है उसमें जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ जो हार्ट हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हम बात कर रहे थे जैसे बैड फैट और गुड फैट की, है ना? गुड फैट होता है ओमेगा 3। तो यहाँ पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे सोर्स है जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे लें, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे कि कुछ अ, यहाँ पर जैसे कि ये एवोकाडो है। सब लोग जानते हैं कि एवोकाडो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक रिच फ्रूट है। बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स है, बहुत बड़ा ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और सबसे मेन बात एवोकाडो है, जो विटामिन ए इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है वो 25% होता है लगभग। तो ये एक बहुत ही सुपर फ्रूट है और इसको हमें डेली बेसिस पे अपनी डाइट का एक पार्ट बनाना चाहिए। उसके अलावा देखिए वेजिटेरियन सोर्स की भी मैंने ये बात की, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी बात करें तो सब लोग जानते हैं कि फिशेस जो है हमारी वो रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 की, गुड फैटी एसिड की। उसमें भी अगर मैं कुछ फिश की बात करूं जैसे कि मैक्रेल है, सार्डिन और सैल्मन, ये रिचेस्ट सोर्स है फैटी एसिड, गुड फैट के, ओमेगा 3 के। तो अगर हम इसको भी रेगुलर बेसिस पे अगर ले पाते हैं तो हम काफी हद तक इंश्योर कर पाते हैं कि हम अपने बैड कोलेस्ट्रॉल से हम फाइट कर सकें। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में सब लोग जानते ही हैं कि जैसे नट्स और सीड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि नट्स जो है हमें मॉर्निंग में लेने चाहिए, तो किस तरीके से लेने चाहिए वो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी, लेकिन नट्स हमें डेली पार्ट बनाना चाहिए अपने फूड में। उसके अलावा सीड्स है, जैसे आजकल की बहुत ज्यादा सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो चिया सीड्स का बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन है, बहुत ज्यादा लोग इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसको अप्लाई भी कर रहे हैं अपने खाने में।
क्योंकि सीड्स की अगर बात करूँ चिया सीड्स की, तो वो ओमेगा 3 का रिचेस्ट सोर्स है। उसके अलावा उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर जो है हाई रेंज में पाया जाता है, और साथ ही साथ में एकदम हाई क्वालिटी का इसमें प्रोटीन भी है, और ये लोडेड है एंटीऑक्सीडेंट से, तो इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। और नट्स में भी अगर मैं फॉर एन एग्जांपल लेना चाहूँ तो लाइक वॉलनट, ऐसे नट्स हैं जो हमें ले लेने चाहिए। उसके अलावा बात करूंगी कि वेजिटेबल ऑयल्स एंड स्प्रेड की, तो वेजिटेबल ऑयल जो सब लोग जानते हैं कि खासकर कि एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल हम लोग यूज करते हैं, उसमें काफी हाई अमाउंट का जो है हेल्पफुल मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हेल्प करता है आपके बैड फैट को कट डाउन करने में, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलाइज करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिन्स एंड बीन्स के बारे में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि चिक पीस जो है, या हमारी जो बेक बीन्स है, या जो हमारी दालें हैं, वो एक बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है फाइबर का, और साथ ही साथ उनको मैथोसिस है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन की कैटेगरी में भी आते हैं। तो अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में लेते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बैड फैट से फाइट करने में। और साथ ही लोग जो मतलब जो एनिमल प्रोटीन लेने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शन है ये कि अगर इन चीजों को हम डेली बेसिस पे ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नट्स की मैं यहाँ बात करूंगी, जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि रात को खास करके जैसे अभी समर्स का टाइम है, तो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, जैसे थोड़े से बादाम हमने ले लिए या 1 से 2 अखरोट हमने ले लिए, है ना, और जो जितने भी छिलके वाले जो हमारे नट्स हैं, इसको हम सोक करें रात भर और सुबह हम इनको ले सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था आपके जो पिस्ता है वो हम ले सकते हैं। कुल मिला के 4-5 तरह के हम नट्स मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें तो उसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। खास करके मैं वॉलनट की अगर बात करूंगी या इसकी हेजलनट की मैं बात करूंगी, तो जो वॉलनट है वो काम करता है हमारी जो बोन्स पे, खासकर जो ग्रीसिंग का जो बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, आपके बोन्स में गैप आ जाता है, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा काम करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और बैड फैट से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी के, जैसे आपने लिखा है आपके स्किन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा एक कैटेगरी अलग से आती है सॉयल प्रोडक्ट्स की, तो सॉयल प्रोडक्ट को लेके अगर हम मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर हम सॉयल प्रोडक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं टोफू को। टोफू और पनीर की अगर बात करें तो पनीर से कहीं बेटर है टोफू, और खास करके कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, तो टोफू बहुत अच्छी चीज है, इसको हम ले सकते हैं। सोया मिल्क है, सोया बीन्स है ना। उसके अलावा जो है कोई भी सोय प्रोडक्ट जो कि हम लें उसको एक बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स की तरह, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम इस तरह का प्रोडक्ट ले लें जिसमें कुछ एडेड फ्लेवर हो, कुछ एडेड कलर्स हो, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। कोशिश करें कि जितना नेचुरल प्रोडक्ट हमें इसका मिल जाए वो हम उसको लें, और ये भी अगेन बैड कोलेस्ट्रॉल से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारे आर्टरीज वगैरह में जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उसको भी नहीं होने देता, तो उस पर भी ये काफी हद तक अच्छा काम करता है। और जैसे कि बताया कि जो नेचर के करीब हो उनके साथ में, जिसमें कोई भी एडेड फ्लेवर नहीं हो, इस तरह का हम जो है प्रोडक्ट अपने लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुल मिला के मैं अगर यहाँ बात करूंगी, हमें अगर जो है अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में अभी आगे की स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन इतना मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर हम कुछ इस तरह का चार्ट बना लें रेगुलर बेसिस पे, और इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे हम अपने खाने में ले आए, तो काफी हद तक हमें दवाइयों तक नहीं जाना पड़ेगा, और हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं और उनको सिक्योर कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीता। थैंक यू फॉर दी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। और वाकई में इतनी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं पर पता नहीं होता है कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपके सामने, तो कितने लोगों को लगता है कि हम इतना सब खा सकते हैं रोज, एक डाइट चार्ट बनाकर लेग्यूम्स भी खा लें, वॉलनट्स भी ले लें और बादाम भी खा लें, और कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि हाँ ये सब तो हम कर लेंगे आराम से जितना भी बताया गया है। तो मुझे एक्चुअली अपने ऑफिस के साथ में हमेशा लगता था कि इतनी सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, मतलब ना। तो मुझे तो स्मार्ट बनना था, तो मैं स्मार्ट वे पे गई और
हमें विश्वास सर मिले वहाँ पे और उन्होंने बताया कि कुछ स्मार्ट तरीके हैं इन्हीं चीज़ों की पूर्ति करने के लिए। तो मैं यहाँ पे विश्वास सर को इनवाइट करना चाहूँगी, वो बताएंगे कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, कितना हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए एवरी सिंगल डे टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस भी थे, तो अपने हार्ट की हेल्थ को बनाए रखने के लिए कितना हमें जो है फैटी एसिड्स कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, है ना। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी विश्वास सर बताएंगे। तो ओवर टू विश्वास सर। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा अभी बताया नीता जी ने कि ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें, डाइट को अच्छा रखना और डाइट को बैलेंस रखना, बट जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं वो हम सबके सामने हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एक बार हम इनेबल कर देते हैं स्क्रीन शेयरिंग, एंड उसके बाद लेट्स सी कि अगर हमें लग रहा है कि देयर आर सम डेफिशिएंसीज, बट आप में से कोई है जो कल रात को इसलिए उसको नींद नहीं आई थी क्योंकि भूख लगी हुई थी पेट में? हम में से ऐसा कोई नहीं है, राइट? सब भर पेट खाना खा के सोते हैं। बट फिर भी आपको क्या लग रहा है, अच्छे से अच्छे स्टोर से हम खाना खरीदते हैं, अच्छे से अच्छे ग्रोसरी स्टोर, अच्छे से अच्छे फूड आउटलेट पे हम जाना पसंद करते हैं, अच्छे से अच्छे फल सब्जी हम खाना पसंद करते हैं, बट फिर भी आज के समय में क्यों इतने सारी जो डेफिशिएंसीज हैं, क्यों हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स की, या ऐसे कुछ चीज़ों की जो डाइट के अंदर जो गैप क्रिएट हो चुका है ना? ये कोई अब बहस का या कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। ये एक ऑलरेडी एग्रीड प्रूवन फैक्ट है कि हम सब लोग जो भी अच्छे से अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीज़न, चाहे वो हम उस डिटेल में नहीं जाएँगे, पॉल्यूशन हो, रॉन्ग हैबिट्स हो, बट हमारी जो डाइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट, है ना? एवरीवन नोज़ इट, एवरीवन अंडरस्टैंड इट। और इसीलिए आज के समय में किसी भी आप अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन आप ज़रूर खाइए, एक अच्छा कोई ओमेगा 3 या अच्छा प्रोटीन आप ज़रूर लीजिए। और जब अच्छे की बात आती है तो वी आर द बेस्ट, है ना? न्यूट्रिशन की रेंज में दुनिया के अंदर अगर कोई एक ब्रांड है जो कंसिस्टेंटली सालों से नहीं दशकों से नंबर 1 है, दैट इज़ न्यूट्रीलाइट, है ना? उसकी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बट आज का जो सेशन है, जो हार्ट की हेल्थ पे हम फोकस करना चाह रहे हैं और हार्ट के लिए क्या कुछ अवेलेबल है न्यूट्रिशन ब्रांड के अंदर, न्यूट्रीलाइट के अंदर, जो हमें जो भी डाइटरी गैप्स क्रिएट हो रहे हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है। एंड अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने न्यूट्रीलाइट खाना शुरू कर दिया तो जो अभी दीप्ति मैम ने इतने सारे इंटरेस्टिंग और इतने सारे अच्छे ऑप्शंस हमें बताए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सप्लीमेंट्स हैं, है ना? ये स्कूल के बाद जो हम बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं वो ये स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं है। ट्यूशन जा रहा है इसका मतलब बच्चा ये नहीं है कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है उसको। तो डाइट तो आपको अच्छे से अच्छी लेनी है टू योर बेस्ट पॉसिबल, लेकिन जो भी गैप्स हैं उनको हम फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं और लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में ये एक जरूरत है। अब ओमेगा 3 की ही बात करें, जो अभी बात कर रहे थे कि ओमेगा 3 कितना चाहिए हमें रोज। ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो मेल्स के केस में बताया जाता है कि 1600 mg, 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 रोज आपको खाना होता है। महीने के अंदर नहीं, रोज खाना होता है। और टिपिकली इंडियन डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, और ये जनरली हमें मिलते हैं फिश से, सी फूड से, सीड से, जो अभी दीप्ति मैम बता रहे थे, चिया सीड्स, वॉलनट, है ना, कुछ प्लांट ऑयल्स होते हैं उनसे। लेकिन अगर आप 1600 mg या 1100 mg जो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर हम एक 1600 mg का एग्जांपल लें और अगर इसको हम अपनी डाइट से मीट आउट करना चाहें तो करीब 100 अंडे या तो आप खा सकते हैं, 31 ग्लास आप दूध पी सकते हैं, या 98 खजूर, है ना, खा सकते हैं आप, या फिर 46 कप्स, है ना, 46 कप्स करीब आपको बंगाल ग्राम खाना होगा, और अदरवाइज 57 कप्स आपको बाजरा खाना होगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। या फिर इनका कोई एक कॉम्बिनेशन, मे बी आप बाई 6 कर लीजिए, तब भी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 ग्लास दूध आ जाएगा ना, 15-20 ग्लास दूध हम में से कोई नहीं पी सकता दिन का, है ना, एक भी भारी होता है, और 15-20 अंडे खाना, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो
स्मार्ट चॉइस की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ओमेगा 3 का, सेलमेन ओमेगा 3 के नाम से, जो आपको एक सॉफ्ट जेल के अंदर करीब करीब 300 mg ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ओमेगा 3 के अंदर भी दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसका, एक EPA है, एक DHA है। तो 180 mg EPA, 120 mg DHA। तो जब आप एक टैबलेट लेते हैं तो करीब 300 mg आपका ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इसकी जो रिकमेंडेड डोसेज है, आप 1 से लेके 3 तक, बेस्ड ऑन आपकी डाइट, अगर आपकी डाइट में बिल्कुल ही नहीं है तो आप 3 सॉफ्ट जेल्स आराम से बिल्कुल ले सकते हैं। और जनरली वेजिटेरियंस की डाइट में मिसिंग होता है तो 2 से 3 सॉफ्ट जेल्स लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि 1600 mg जो रिक्वायरमेंट है वो तब भी पूरी नहीं होती है जब आप 3 अगर सॉफ्ट जेल्स भी ले लेते हैं। इट ओनली कम्स टू बी 900 mg, करीब करीब आधा ही पूरा हो पाता है ना, बाकी आपको डाइट से लेना होता है। तो 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स आप डेली इसका कंज्यूम करेंगे तो जो ओमेगा 3 के सारे बेनिफिट्स अभी हमने देखे थे वो आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से डेली बेसिस पे मिलने लग जाएंगे। बिकॉज हार्ट की बात करें या हेल्थ की बात करें, सब कुछ डेली चाहिए हमें ना, ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार बहुत अच्छा खा लिया तो उससे सारा पूरा साल चल जाएगा। तो ये था ओमेगा 3 की बात। अब हम चलें अगर एक और सप्लीमेंट जो आपके हार्ट को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, वो है मिल्क थिसिल प्लस। मिल्क थिसिल प्लस का जो बेसिक रोल है वो ये आपके लिवर के जो फंक्शनैलिटी है, जो लिवर का जो काम करने का तरीका है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये कॉम्बिनेशन है कुछ हर्ब्स का, जिसके अंदर मिल्क थिसिल ही हर्ब का ही नाम है, और मिल्क थिसिल के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, और जिसमें उसका रूट हो गया, उसको यूज किया जाता है मिल्क थिसिल का और डेंडेलियन का, और इसके साथ हल्दी का कॉम्बिनेशन, ये इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। और फैटी लिवर की भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसके अंदर भी सहायक है, ये उसको सपोर्ट करने में, रिकवरी प्रोसेस को रेगुलेट करने में। और लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्ट हेल्थ की, बट फिर भी हम लिवर हेल्थ के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये अभी बताया गया था कि जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने का जो काम है ना, जो मेजोरिटी ऑफ जो हमें लगता है कि डाइट से हम कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है, या डाइट को कंट्रोल करने से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शायद कंट्रोल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर मेजोरिटी 70-80% बताया जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर ही बना रहा है। तो अगर लिवर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने का काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। और लिवर कोलेस्ट्रॉल को यूज भी करता है, तो अगर आप लिवर हेल्दी नहीं रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो गड़बड़ होगा। तो ये इनडायरेक्टली आपके हार्ट के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है। और जो लोग ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, पॉल्यूशन में ज्यादा रह रहे हैं, उनके लिवर पे एक्सेसिव टोल होता है ना, या अल्कोहल का कंजम्पशन है फॉर सम रीजन, या स्मोकिंग जैसे मैंने बताया, या बाहर ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो उनको तो फॉर श्योर साल में 3, 4, 5, 6 महीने इस सप्लीमेंट को लेना ही लेना चाहिए, सो दैट उनका लिवर डिटॉक्सिफाई होता रहे, है ना। क्योंकि लिवर को ही पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो अगर लिवर की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो एक बहुत मेजर जो है कॉम्प्रोमाइज हेल्थ के ऊपर हो सकता है। आगे चलते हैं, डायरेक्टली कौन कोलेस्ट्रॉल पे काम कर सकता है, या डायरेक्टली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL है ना, जिसकी रिपोर्ट में आ जाता है उसके थोड़े हाथ पांव फूल जाते हैं, और फिर वो 6 महीने तक तो बिल्कुल रनिंग कर रहे, भागते हुए रुकते ही नहीं है, वो लगातार भागते हैं जैसे ही LDL ज्यादा आ जाता है ना। तो उस तरफ क्यों जाए हम ना, क्योंकि LDL हम सबको पता है बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो डेफिनेटली अपनी डाइट को और एक्सरसाइज के साथ साथ, अगर आपको लग रहा है कि LDL ना बढ़े और बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा कंट्रोल रहे, तो ये एक सप्लीमेंट है जो आपके LDL पे डायरेक्टली काम करता है, उसे कम करने में। 2 तरीके से ये फंक्शन करता है। इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के अंदर उनका जो मेजर रोल है वो ये बताते हैं साइंटिस्ट कि जो ग्रीन टी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट जो इस प्रोडक्ट के अंदर हैं, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे आंतों के अंदर बांध देते हैं, है ना, सो दैट बॉडी उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। मतलब ये ऐसी कोई चीज हो गई जो कोलेस्ट्रॉल को बांध के उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, और फिर वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। तो जब आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो फ्लश आउट हो गया, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो गया। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर बॉडी को सिग्नल मिलता है कि डाइट से कोलेस्ट्रॉल कम एब्जॉर्ब हो रहा है या डाइट से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा है, तो लिवर जो कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन का काम कर रहा है बॉडी में,
उसको ये मैसेज मिलता है कि ब्लड के अंदर या डाइट से कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं मिल रहा है तो जो ब्लड के अंदर एलडीएल फ्लो हो रहा होता है, लिवर उसको यूज करने लग जाता है ना। जो आप यहाँ सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये दूसरे माध्यम से कार्य करता है जिसकी शुरुआत लिवर से होती है। लिवर में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की कमी आती है और खून से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में मिलती है जिससे बाइल बनता है। तो लिवर जो है वो आपके ब्लड से उसको यूज करने लग जाता है और ब्लड के अंदर एलडीएल का जो कंसंट्रेशन है वो कम करने में ये सहायक है। तो अगेन ये डायरेक्टली अगर एलडीएल पे हमें काम करना है, एलडीएल को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली ये सीएच बैलेंस इज अ प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। फिर अगर हम बात करें एक और प्रोडक्ट बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हम सबको पता है कि लहसुन जो है, गार्लिक जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जिस अमाउंट में जितना गार्लिक खाना चाहिए उतना पॉसिबल नहीं है, और कई लोग तो गार्लिक खाते भी नहीं है, और खाने के बाद कई बार ऑर्डर का भी प्रॉब्लम रहता है कि स्मेल काफी आती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए और फिर भी डाइट के अंदर जो गार्लिक के बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलते रहें, उसके लिए ये 2 टैबलेट अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर करीब करीब 600 मिलीग्राम गार्लिक पाउडर है, जो कि हमें 13.5 मिलीग्राम एलिसिन देता है। और एलिसिन जो है वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जो आपको हार्ट के हेल्थ के लिए डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। अगेन इसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो कि COQ10। इसका जो मेजर रोल है वो ये है कि ये एक एंजाइम है जो हमारा बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, शुगर है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और विद एज हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम जो है ये बनना कम हो जाता है। क्योंकि ये एज फैक्टर से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हमें लग रहा है कि 40, 45, 50 के अंदर हम हैं, तो ये COQ10 एक सप्लीमेंट है जो हमें हेल्प कर सकता है, और हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली इम्पोर्टेंट है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था COQ10, जो अगेन एक और प्रोडक्ट है जो आपकी हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। आई थिंक ये तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट हैं जो स्पेसिफिकली आप अपनी डाइट के अंदर डेफिनेटली बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और जो आपकी अभी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपको एक्सपर्ट सजेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाना पड़े और हमेशा आप स्वस्थ रहें, तो हमेशा की तरह ये 3 प्रोडक्ट्स PDO, प्रोटीन डेली ओमेगा, मतलब सोया का जो प्रोटीन, सोया की बात हुई थी अभी हार्ट के लिए, ये सोया और मटर और गेहूं से बना हुआ प्रोटीन है, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3। ये 3 सप्लीमेंट्स फाउंडेशन है, नींव है शरीर की। आपको और हमें पता ही नहीं है कि अगर हम इनको रेगुलरली खाते हैं तो बॉडी के अंदर इनके कितने ज्यादा, कितने इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो बॉडी को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं। तो अगर आप अभी कुछ भी सोच रहे हैं कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं और कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो बिना सोचे आप इन 3 प्रोडक्ट्स को शुरू कर सकते हैं। और आप अगर हेल्दी हैं तो लंबे समय तक मेक श्योर कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहें और आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप बच सकें। सो विद दैट आई थिंक ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमारे हार्ट को और ओवरऑल हेल्थ को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू अनीता जी। थैंक यू सो मच। एंड मुझे पता है कि आज सारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी हार्ट को कैसे अच्छा रख सकते हैं। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अमेजिंग लगी तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, है ना। और कुछ हमारे पास क्वेरीज थी तो मैं सिर्फ 2 ही मिनट में चाहूँगी, हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं जो कि इसको आंसर करेंगी कि कैसे हम बाईपास सर्जरी के बाद में अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। एंड सेकेंड हमारे पास क्वेरी थी कि हम लोग कैसे अपने जो हार्ट का जो वॉल्व है उसको अपन कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर उसमें ऑलरेडी बोलते हैं छेद है तो उसका तो मुझे लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू इनवाइट पीयूष जी फॉर दैट। पीयूष जी हैं हमारे साथ में? हाँ जी, थैंक यू नीता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। बहुत ज़्यादा थैंक्स दीप्ति जी, सीमा जी एंड विश्वास जी का। हार्ट हेल्थ के ऊपर वाकई में एक बहुत ही ऑसम जानकारी मिली। एंड आई थिंक ओवरऑल यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छी अपनी ओवरऑल हेल्थ, हार्ट हेल्थ क्या है एक्चुअल में, दैट इज द सेंटर। तो जब हार्ट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है, बॉडी एंड माइंड सब कुछ अच्छा होगा।
और जहां तक जो 2 शुरुआती प्रश्न थे, तो देखिए ये सारा का सारा जो सेशन है इसके अंदर आप लोग सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स की टीम है और हेल्थ का ये जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिवेंटिव हेल्थ है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर आज से ही कुछ ऐसा करने लगें जिससे हमारा कल जो है उसको हम सुरक्षित रख सकें, कभी भी भगवान न करे हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। लेकिन यदि हमें किसी भी वजह से बाईपास सर्जरी की नौबत आई गई है, वेल्व जो है वो खराब हो ही गया है, तो ये सब केसेस वो केसेस हैं जो सिकनेस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं। तो मैं हाईएस्ट रेकमेंड करूंगी कि हम जो भी जिस भी डॉक्टर ने हमारी बाईपास सर्जरी की है, डेफिनेटली यदि इमीडिएटली आफ्टर रिकवरी आप बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रिकॉशंस बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर्स आपको समझा के भेजते हैं। पेशेंट के साथ में उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, उनको बहुत ही बाईपास सर्जरी के बाद तो बिल्कुल मैंने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर्स उनको एहतियात बरतने की बात करते हैं कि 1 से 1.5 महीना किस तरीके का उनका डाइट प्लान रहना चाहिए, कितनी हाई प्रोटीन रिच डाइट उनको रेकमेंड की जाती है, कि इवन नॉन वेजिटेरियंस तक को भी डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं कि यदि आपके पास में, क्योंकि सप्लीमेंट्स को उस टाइम के अंदर यदि आप जब न्यूट्रालाइट का सप्लीमेंट पढ़ेंगे ऑल प्लांट प्रोटीन, तो उसके अलावा मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्रोटीन ही नहीं है कि उसको पोस्ट रिकवरी के अंदर, पोस्ट सर्जरी के अंदर दिया जाए। तो जनरली डॉक्टर्स जो है वो इवन वेजिटेरियंस को भी जो है वो नॉन वेज डाइट पे जाने की बात करते हैं। और उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स को घर के अंदर बहुत ज्यादा यूज करने की बात होती है। आपको एक्सर्शन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं देना होता, तो वो आपका जो भी सर्जन होगा वो आपको पूरी की पूरी अटेंडेंट्स को अच्छे तरीके से एहतियात बरतने की सारी जानकारी देगा। और वो वाला फेज भी ओवर हो चुका है। यदि आपकी सर्जरी को आज 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 2 साल, 5 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद भी जो प्रिवेंटिव वे है उसके अंदर बहुत अच्छे जो अभी सप्लीमेंट्स विश्वास जी ने रेकमेंड किए हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनसे आप क्वीन कुकवेयर के लिए जरूर उसके बारे में जानिए, क्योंकि बिल्कुल आपकी जब इस तरीके की एक पोजीशनिंग आ गई है कि आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उसके बाद में यू आर ऑन नो ऑयल, नो बेसिकली फैट फ्री फूड के ऊपर जब आप चले जाते हैं, लेस फैट लेस कोलेस्ट्रॉल, तो कैसे आपको घरों के अंदर बिल्कुल 0 ऑयल के अंदर टेस्टी फूड आप बना पाएंगे। तो वो यहाँ पे एक न्यूट्रालाइट के साथ साथ में क्वीन जो हमारी एक रेंज है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है बाईपास पेशेंट्स की। और वेल्व की हेल्थ के लिए भी अगेन वही वाली बात है कि वेल्व के अंदर यदि पोर्स हैं तो जनरल प्रिवेंशन के तौर के ऊपर प्रोटीन बहुत हेल्प कर सकता है, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और कोएंजाइम Q10 उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि अब यदि वेल्व के अंदर पोर है तो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट डेफिनेटली जो वो अफेक्ट कर रहा है, तो आपको उसको स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। और आपको अपने जो है वो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है, तो उसके लिए कोएंजाइम Q10 मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। एंड स्टिल आई वुड से कि द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू जस्ट गो टू डॉक्टर, और डॉक्टर जो आपका सलाह देता है आप उसको मानिए। सो विद दिस आई एम डन, ओवर टू नीता जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। एंड सब लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे तो एक बहुत अच्छी सी पिक लेंगे सबके साथ में, और इसी सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप अपना फीडबैक, अपना कोई भी क्वेरी हो लिख सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर दैट इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग सैटरडे संडे को नहीं मिलेंगे, है ना। सैटरडे संडे में आप जो हैं अपने प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए क्या क्या कर रहे हैं ज़रूर से लिखें और शेयर करें अपने मेंटोर्स के साथ में। मंडे विल बी हियर 4:15 पे शार्प, है ना। तो सबका कैमरा ऑन हो तो हम एक बहुत अच्छी सी पिक ले सकते हैं। वेटिंग फॉर सम मोर कैमरास टू बी ऑन। मीनवाइल कुछ लोग यदि अपना फीडबैक शेयर करें तो इट विल बी अमेजिंग, है ना। अनम्यूट करके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। गेस्ट हमारे बीच में हैं तो गेस्ट प्लीज अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। क्या पिक मुझे लेनी? मैं ले लेती हूँ। Thank you everyone. Waiting for 2-3 minutes for the feedbacks and then we will wind up the session. आज मैं बोलना चाहूंगी दीदी। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी। और आज का अमेजिंग सेशन था। विश्वास भैया, सीमा दीदी और नीता दीदी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर किए और इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हैं तो हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं।
तो अपने पास कई बार नॉलेज होते हुए भी कई बार माइंड से स्किप कर जाता है। तो एक बार ये सेशन अटेंड करने के बाद भी और एक गहराई से हमें समझने की जरूरत है, और इनफैक्ट सारे लीडर को जरूरत है कि वो टाइम टू टाइम इस तरह से जब टीचिंग मिलती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हम और भी बेटर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। और एक जैसे दीदी ने बताया कि बाईपास सर्जरी जो कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा आगरा का एक टीम है, उन्होंने बाईपास सर्जरी उनका हुआ था और उन्होंने चला करके, जब मैंने उनको बताया था कि आप जीरो ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मुझे कैश हैंड टू हैंड दिया और बोले कि मैम मुझे कोइन ला करके दे दीजिए। तो मेरा कोइन भी रिटेल हुआ और वो पूरे न्यूट्रोलाइट के सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दीदी और हेल्दी हैं। थैंक यू दीदी। Great. We are waiting for just 1 more minute for 3-4 feedbacks. So everyone has just 10 seconds to 15 seconds. मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे एक ऑफिस के कलीग हैं, वो उन्होंने मेरे को स्टेटस वगैरह देखकर ही इंक्वायर्ड अबाउट प्रोटीन एंड ऑल, और अपने फ्रेंड को लेके नेक्स्ट डे ही घर पे आए थे। उनके फ्रेंड को मैंने आज इनवाइट भी किया था, आई एम नॉट श्योर वेदर ही जॉइन, बट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनको बताई हेल्थ के बारे में एंड एवरीथिंग। और फिर अचानक से उनकी नज़र जैसे उस पर पड़ी, अपनी जो अमेज़ वाली जो मशीन है मैग्नेटिक रेजोनेंस वाले पे, देन ही सेड कि यार सीके सर हमारा भी आप एक बार हेल्थ चेकअप वगैरह कर दो ना, एक बार देख लेते हैं। तो दोनों के दोनों फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, दोनों रोज पौना घंटा एक्सरसाइज रोज रेगुलरली करते हैं रिलीजियसली। लेकिन उनमें से एक जो है सौरभ सिंह जी, उनका जब हमने चेकअप वगैरह किया तो उनका LDL जो है ट्रिपल+ आया था और HDL डबल- के अंदर था, ट्राइग्लिसराइड उनका डबल+ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने सर आप प्रोटीन वगैरह जो लेने आए वो सब छोड़ जाओ इधर, मैं तो सिर्फ आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ओमेगा ले जाओ, क्योंकि सप्लीमेंट्स बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप आए हो रोहित के साथ में, रोहित मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और आपके लिए वाकई में बहुत हैजार्डस है, मतलब आप बहुत बड़ी रिस्क के ऊपर बैठे हो अभी अगर आप ये ओमेगा शुरू नहीं करोगे तो तुरंत उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप जो भी सजेस्ट करते हो आप मेरे को सजेस्ट कर दो। मैंने उनको बोला आप ओमेगा ले जाओ, एंड नाउ इट्स 2 days दैट ही हैज स्टार्टेड टेकिंग ओमेगा। मैंने उनको बोला कि 15 days बाद फिर से अपन एक बार चेक करते हैं और लेट्स सी कि कहाँ तक अपन पहुंच पाते हैं इस ओमेगा के थ्रू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. And now we can wind up this session. I think we are done with the feedback round. Let's meet on Monday 4:15 PM sharp with your known ones. और हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ में बोन हेल्थ की बात करेंगे। तो जितने भी लोगों को आपको लगता है कि बोन हेल्थ के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिनको पैरों में दर्द होता है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, आप उन सबको इनवाइट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। Till then, everyone.